नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम करंट अफेयर्स को, ट्राइब्स को और एमपी इकोनॉमी को एपी के लिए एफएसओ के लिए समाप्त कर चुके हैं। और जो एमपी इकोनॉमी है, क्या है एमपी इकोनॉमी जो है, एमपी इकोनॉमी की बाकी जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास हैं, हम उसको क्या करेंगे, उसको हम 1 जून के बाद कंटिन्यू करेंगे। 1 जून के बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ये मेरा मतलब प्रॉमिस है आपको कि मैं एमपी इकोनॉमी पूरी आपकी कंप्लीट करवाऊंगा। 1 जून के बाद हम उस चीज को कंटिन्यू कर देंगे प्रीलिम्स के लिए, है ना। अभी मेन फोकस हमारा 1 जून तक किस चीज पे है, मेन फोकस 1 जून तक हमारा एपी पे है, क्योंकि एपी का एग्जाम होने वाला है। तो जितनी ज्यादा चीजें मैं आपको दे सकूं वो कोशिश कर रहा हूं देने की। तो आप लोगों में से कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि आप SC ST एक्ट करवा दीजिए। SC ST एक्ट का डेटा लोगों के पास उपलब्ध नहीं था, तो इस एक्ट को करवा दीजिए। तो मैं उस चीज को लेके आया हूं कि भैया आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स ना जाए। मैं इस मतलब इतना अच्छा डेटा आपके लिए लेके आया हूँ इस चीज का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि हमने क्या है, टॉपिक क्या है हमारा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक एक्ट 1987। कौन सा एक्ट? 1987 का एक्ट है। ठीक है, माफ करना, 1989 का एक्ट है। 1989 का एक्ट है। कौन सा एक्ट है? 1989 का एक्ट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस चीज को आज पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सामान्य जानकारी से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं भैया? सामान्य जानकारी से हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि SC ST एक्ट जो है, इसमें कुल अध्याय कितने हैं? कुल अध्याय कितने हैं? 5 हैं। और कुल धाराएं कितनी हैं? 23 हैं। तो याद रखना, 5 अध्याय हैं और 23 धाराएं देखने को इसमें मिल रही हैं हमें। किसमें? SC ST एक्ट में। ठीक है, इसमें जो जो SC ST एक्ट है, ये अधिनियमित कब हुआ? अधिनियमित कब हुआ मतलब इसको साइन वगैरह कब हुए? साइन वगैरह इसके कब हुए संसद वगैरह में? तो याद रखना 11 सितंबर 1989 1989 11 सितंबर 1989 को यह अधिनियमित हुआ। और लागू कब हो गया? 30 जनवरी 1990 को। कब हो गया? 30 जनवरी 1990 को, जो गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन ये लागू हो गया। तो आपको ये डेटें याद रखनी है थोड़ा सा। 11 सितंबर 1989 को यह अधिनियमित हुआ, लागू हो गया 30 जनवरी 1990 को। कुल अध्याय 5 है इसमें और कुल धाराएं 23 है। तो आपको इतनी चीजें याद रखना है। ठीक है, अब जो ये SC ST एक्ट है, कौन सा एक्ट है? SC ST एक्ट है। तो इसमें जो अपराधों की प्रकृति बताई गई है, नेचर बताया गया है अपराधों का। तो अपराधों का नेचर कैसा बताया गया है, तो मैं आपको समझाता हूँ इस चीज को कि अपराधों का नेचर इसमें 3 टाइप का बताया है। इसमें कितने टाइप का? 3 टाइप का। एक होता है गैर जमानती। कौन सा होता है? गैर जमानती, जिसको हम बोलते हैं नॉन बेलेबल। मतलब हम क्या करते हैं, ये गैर जमानती का मतलब ये है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है कि जमानत हो जाती है। जैसे मान लो, पहली चीज तो आपको ये जानना है कि भैया हमेशा ये किस चीज पे लागू होगा? नॉन SC ST पे लागू होगा। मतलब अगर कोई नॉन SC ST व्यक्ति है, उस पे ही लागू होगा, चाहे वो OBC का हो चाहे UR का हो। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है कि किस पे लागू होगा? नॉन SC ST पे लागू होगा। तो क्या है भैया, जैसे मान लो SC ST एक्ट के तहत कोई केस हो गया है, किस पे? SC ST के अतिरिक्त कोई दूसरे व्यक्ति पे, तो इसकी कोई भी जमानत नहीं मिलेगी। जमानत नहीं हो सकती, इसकी जमानत नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध मतलब कैसा कि भैया कॉग्निजेबल, मतलब इसमें बिना वारंट के किसमें? बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। बिना वारंट के आप गिरफ्तार कर सकते हैं, मतलब संज्ञेय अपराध की प्रकृति में आता है ये। नेक्स्ट होता है असमनीय अपराध। असमनीय मतलब, असमनीय याद रखना क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि लोगों में राजीनामा हो जाता है कोर्ट के बाहर। तो इसमें याद रखना कि इसमें कोई भी राजीनामा नहीं होता है, 2 पक्षों के मध्य कोई भी राजीनामा नहीं होता है, इसलिए इसको असमनीय अपराध भी बोलते हैं। ठीक है, डन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपको इसके उद्देश्य देखने को मिल रहे हैं। किसको? उद्देश्य देखने को मिल रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? भैया जो SC ST है लोग हैं, उनकी रक्षा करना। इसके अलावा उनको राहत और पुनर्वास देना, मतलब उनको राहत देना और उनका पुनर्वास करना, इसका मुख्य उद्देश्य हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, डन। इतनी चीजें आपको समझ में आई। एक बार हम इन चीजों को रिवाइज कर लेते हैं भैया। सामान्य जानकारी में देखेंगे तो कुल अध्याय 5, कुल धाराएं 23 हैं। अधिनियमित तिथि 11 सितंबर 1989 को और लागू तिथि 30 जनवरी 1990 को। अपराधों की प्रकृति में 3 टाइप पढ़े हमने, गैर जमानती, संज्ञेय और असमनीय अपराध। उद्देश्य हमने देख लिया भैया कि रक्षा करना और राहत और पुनर्वास के लिए इसका मुख्य उद्देश्य देखने को मिल रहा है लोगों का, SC ST वाले लोगों का। यह एक्ट नॉन SC ST पर ही लागू होगा, ये याद रखना हमेशा। किसी भी SC ST के व्यक्ति पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। किसी भी SC ST व्यक्ति पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम संवैधानिक प्रावधान। अब ये संवैधानिक प्रावधान मैंने इसलिए पूरे नहीं लिखे इसमें कि आपको ये ट्राइब्स वाला चैप्टर है ना, ट्राइब्स जो हमने पढ़ी है, उसमें एक क्लास पढ़ी है जनजातीय, अनुसूचित जाति और जनजातियों से रिलेटेड संवैधानिक प्रावधान। 2 क्लास में हमने सिर्फ इसको पढ़ा है।
संवैधानिक प्रावधानों को। ठीक है, तो ये एक्ट में भी नहीं आता, पहली चीज तो एक्ट में भी नहीं आता, और दूसरी चीज कि हमने ये चीजें पहले पढ़ा चुके हैं, हम इसकी क्लास अलग से ले चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा चीजों को बढ़ाते ना हुए हम उस चीज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि समय हमको कम लगे। फिर भी आपको मैं बता दूं कि एससी की परिभाषा अगर देखें तो 366 आर्टिकल 366 2(4) में दी गई है, और एसटी की परिभाषा 366 सब क्लॉज 2(5) में देके रखी है। एससी की परिभाषा में आप देखोगे तो 341 के तहत शामिल की गई जातियां क्या होती हैं, आर्टिकल 341 के तहत जो शामिल की गई हैं जातियां उनको हम एससी बोलते हैं, और 342 के तहत जो शामिल की गई हैं उनको हम एसटी बोलते हैं। अब ये 342 और 41 में आप देखोगे तो 41 में क्या बोलता है, जो राष्ट्रपति अधिसूचित करेगा, कौन राष्ट्रपति अधिसूचित कर सकता है जनजातियों को, वही जातियां या जनजातियां एससी एसटी होगी। इसमें सेम, इसमें भी राष्ट्रपति ही अधिसूचित करता है, तो आपको ये याद रखना है। बाकी आपको वो संवैधानिक प्रावधान वाली आप ट्राइब्स क्योंकि आपने ट्राइब्स पढ़ी होंगी तो ट्राइब्स में आप ये चीजें पढ़ चुके होंगे मेरे हिसाब से, तो मैं इस चीज को अलग से इसको लेके नहीं आया हूँ। ठीक है, अब करते हैं हम एक्ट को स्टार्ट। क्या करेंगे भैया, अब हम एक्ट को स्टार्ट करेंगे। जो हमारा SC ST एक्ट है 1989 का, उसको अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, हमने बताया कि 5 अध्याय हैं इसमें और 23 धाराएं देखने को मिल रही हैं। 5 अध्याय और 23 धाराएं। अध्याय 1 जो बोलता है आपका, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक मतलब प्रिलिमिनरी। कौन सा, प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक बोलते हैं। कौन सा, अध्याय 1। अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं, आपको याद रखना है। पहली धारा है जिसमें आपको संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ देखने को मिलता है, और धारा 2 जो कि सबसे बड़ी धाराओं के रूप में देखते हैं हम, जिसमें परिभाषाएं दी हुई हैं। किसमें दी हुई हैं, परिभाषाएं दी हुई हैं धारा 2 में। तो आपको ये चीज याद रखना है कि भैया जब कोई भी एक्ट स्टार्ट होता है, तो जब एक्ट स्टार्ट होता है सबसे पहले उसकी कोई भी चीज संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ दिया होता है, फिर उसके बाद उनकी परिभाषाएं दी होती हैं, कौन से शब्द वहां पे यूज हो रहे हैं, कौन से शब्द का कौन सा अर्थ देखने को हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये चीज हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं धारा 1 से। अब धारा 1 में मैंने आपसे बताया कि 3 चीजें दी हुई है धारा 1 में। एक संक्षिप्त नाम दिया हुआ है, एक विस्तार दिया हुआ है, और एक प्रारंभ दिया हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है, SC ST एक्ट 1989, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक एक्ट 1989, इसका संक्षिप्त नाम देखने को मिल रहा है। इसका विस्तार आप देखोगे तो संपूर्ण इंडिया में, होल इंडिया में देखने को मिल रहा है, संपूर्ण भारत में देखने को मिल रहा है। प्रारंभ भैया केंद्र सरकार द्वारा इसको किया गया, और केंद्र सरकार आगे चल रहा है, कोई भी अपडेट कर रहा है, मतलब संशोधन कर रहा है, वो भी केंद्र सरकार करती है। 30 जनवरी 1990 को इसको प्रारंभ कर दिया गया। तो आपको ये 3 चीज याद रखनी है कि धारा 1 में क्या क्या चीजें दी हैं, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम में SC ST एक्ट 1989, संपूर्ण भारत में विस्तार होगा, और केंद्र सरकार इसमें प्रारंभ करेगी इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे परिभाषाएं। बहुत सारी परिभाषाएं इसमें दी हुई हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसमें देखो मैं एक चीज आपसे बताऊं, ये चीज बता दूं मैं आपको कि जो धाराओं के नाम है, जैसे मान लो 21B, 21BB, 21BC, इनको सबको याद नहीं रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मतलब इतनी चीजें याद हो भी नहीं सकती। लेकिन इसमें जो धाराओं में दिया हुआ है वो जरूर याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछेगा कि ये चीजें SC ST एक्ट में है कि नहीं है, या इससे क्या होता है, किस चीज में इस चीज का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आपको ये चीज याद रखना है। क्या करना है, आपको ये चीज याद रखना है कि भैया आपको भले ही आपको धारा याद ना हो, लेकिन आपको उसके आगे वाला कंटेंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि धारा 2 जो है वो परिभाषाओं को बताता है। क्या बताता है, परिभाषाओं को बताता है। ठीक है, क्या करता है, धारा 2 परिभाषाओं को बताता है, तो आपको ये चीज याद रखना है। अब धारा 2 के अंदर में धारा 2(1) है, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, मतलब आपसे बोल रहा है ये क्वेश्चन, आपसे ये धारा बोल रही है कि इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, मतलब ये बोल रहा है कि भैया जब तक SC ST एक्ट में कोई भी चीज SC ST एक्ट में जब तक कोई भी चीज मतलब दिख नहीं जाती, उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती हमें, तो हम उस चीज को बारे में धारा 2(1) में पढ़ते हैं। जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, इस अधिनियम में बोलता है धारा 2(1) में। धारा 2(1) में आपको ये चीज बोलता है।
ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। धारा 2(1) के अंडर में भी कुछ धाराएं आती हैं, जैसे धारा 2(1)(a), धारा 2(1)(a जिसमें अत्याचार के बारे में जानकारी, अत्याचार का अर्थ बता के रखा है कि भैया इसमें ये बोला गया है कि 2(1)(a) में बोला गया है कि जो अत्याचार है, अत्याचार का अर्थ वही होगा जो धारा 3 में दिए हुए अत्याचार का है। किसमें? जो धारा 3 में दिए हुए अत्याचार का अर्थ है वही अत्याचार होगा किसमें? धारा 2(1)(a) में, मतलब वो अत्याचार का अर्थ होगा। तो आपको ये चीज याद रखना है। हम ये धारा 3 जब पूरा पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे 29 अपराध और 7 अपराधों को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। धारा 2(1)(b) आप देखोगे तो धारा 2(1)(b) के बारे में, संहिता के बारे में जानकारी देता है। अब इसमें संहिता के बारे में अर्थ बताया हुआ है कि संहिता है क्या। तो संहिता का मतलब है इसमें कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के बारे में संहिता का शब्द का यूज ये कर रहा है। ठीक है, संहिता शब्द का यूज ये कर रहा है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम धारा 2(1)(b) के अंडर में कुछ धाराएं हैं। धारा 2(1)(b)(b), धारा 2(1)(b)(b) जिसमें आश्रित शब्द को डिफाइन किया हुआ है। इसको आश्रित शब्द को डिफाइन किया हुआ है, और आश्रित शब्द में बोलता है कि जैसे कोई मान लो SC/ST कोई व्यक्ति है, उसके पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई, ये उस व्यक्ति के अंडर में आश्रित होंगे। जैसे कोई परिवार का सदस्य है, उसके आश्रित कौन होंगे? ये पति पत्नी, बच्चे, माता पिता या भाई इसमें आश्रित होंगे। तो आपको आश्रित शब्द का याद रखना है कि आश्रित शब्द की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो आश्रित शब्द की धारा 2 में आश्रित शब्द को समझाया गया है, जिसमें पति पत्नी, बच्चे और माता पिता के बारे में जानकारी मिल रही है। अब ये जो मैंने हैशटैग लगाया हुआ है धारा 2(1)(b)(c), जिनको धाराओं को भी आपको अच्छे से याद रखना है। धारा 2(1)(b)(c) जो देखने को मिल रही है, इसमें आर्थिक बहिष्कार की जानकारी मिलती है। आर्थिक बहिष्कार को इनने डिफाइन करके रखा है, आर्थिक बहिष्कार की परिभाषा इनने बताई है। अब आर्थिक बहिष्कार जो होता है, आपको याद रखना है कि जो आर्थिक बहिष्कार होता है, आर्थिक बहिष्कार को इनने 3 हिसाब से बताया हुआ है। अगर कोई SC/ST के व्यक्ति को ऐसी कोई चीजें आप कर रहे हो, नॉन SC/ST कर रहा है, तो उस चीज में आर्थिक बहिष्कार माना जाएगा। जैसे व्यवसाय करने से रोकना SC/ST को, इसके अलावा व्यवसाय में सहायता देने से मना कर देना, और अवसरों से वंचित करना। 3 चीजें इसमें सम्मिलित हैं कि भैया इन 3 चीजों के हिसाब से हम उनका आर्थिक बहिष्कार कर सकते हैं। इन तीनों, अगर ये 3 चीजें होती हैं तो SC/ST एक्ट के तहत आपको सजा मिल सकती है, आपको सजा मिल सकती है अगर आप ऐसी चीजें कोई भी करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है भैया, नेक्स्ट 2(1)(b)(d), जिसमें अनन्य विशेष न्यायालय की बात हो रही है, जिसमें अनन्य विशेष न्यायालय को पूरी तरह से समझाया हुआ है धारा 14(1) में। हम इस धारा को आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 2(1)(b)(e), आपको ये मैंने हैशटैग लगा के रखा है, धारा 2(1)(b)(e). इसमें वन अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वन अधिकार को बताया हुआ है, जिसमें बताया है कि भैया जो वन अधिकार होंगे वो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत हमें समझाना पड़ेगा कि भैया इस अधिनियम के तहत हम उनको वन अधिकार मानेंगे, इन अधिनियम के तहत हम इसको वन अधिकार मानेंगे। कौन से भैया? वन अधिकार अधिनियम 2006। ठीक है, नेक्स्ट है 2(1)(b)(f), 2(1)(b)(f। इसमें क्या हुआ है, इसमें बताया गया है कि अगर भैया कोई भी व्यक्ति है मान लो, जो अपने हाथ से मैला उठाता है, वो कर्मचारी है, उसके लिए ये परिभाषा बताई हुई है। इसके बारे में जानकारी उनके मतलब एक हिसाब से बोलते हैं ना, उनके नियोजन के लिए, उनको अच्छा करने के लिए, अच्छी जिंदगी देने के लिए एक एक्ट में इनके बारे में बताया हुआ है। प्रतिषेध और पुनर्वास एक्ट 2013 के तहत हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषाओं को डिफाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 2(1)(b)(g). 2(1)(b)(g) के बारे में लोक सेवक को बताया गया है। भैया जो लोक सेवक होगा वो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत जो डेफिनेशन बताई गई है लोक सेवक की, वो इसमें लोक सेवक का अर्थ देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, आप आते हैं हम 2(1)(c) में। 2(1)(c) में हम देखते हैं तो 2(1)(c) में SC/ST को डिफाइन किया हुआ है कि भैया SC/ST जो 366(2)(4) और 366(2)(5) में जो SC/ST की परिभाषाएं दी हुई हैं वही SC/ST की परिभाषा होगी। इसके अलावा 2(1)(d) आप देखोगे तो इसमें 2(1)(d) में विशेष न्यायालय की बात हो रही है। क्या हो रही है? विशेष न्यायालय की बात हो रही है। इसमें ये बताया है कि जो धारा 14 में, कहाँ पे? धारा 14 में विशेष न्यायालय की डेफिनेशन दी हुई होगी, वो ही विशेष न्यायालय होगा। 2(1)(d) में ये चीज बताई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे 2(1)(e). क्या देखोगे? 2(1)(e), जिसमें विशेष लोक अभियोजक की बात कर रहा है। जिसमें विशेष लोक अभियोजक मतलब प्रोसिक्यूटर्स जो बोलते हैं, जो सरकारी वकील होते हैं, उनकी बारे में बात कर रहा है। जिसमें बोला हुआ है कि जो धारा 15 में डिफाइन होगा वही विशेष लोक अभियोजक होगा। तो आपको ये याद रखना है कि विशेष न्यायालय धारा 14 में दिया हुआ है, विशेष लोक अभियोजक धारा 15 में दिया हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब देखोगे इसमें हेड लगा हुआ है 2(1)(e)(b), 2(1)(e).
ईबी जो बताया हुआ है इसमें सामाजिक बहिष्कार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक बहिष्कार जो होता है वो सामाजिक बहिष्कार आप याद रखना कि किसी का अपमान करना या सामाजिक रीति रिवाजों से भागना लेने देना। तो ये सामाजिक बहिष्कार होगा कि भैया क्या कर दिया हमने, अपमान कर दिया पब्लिक में या फिर उनको सामाजिक रीति रिवाजों में भाग नहीं लेने दिया, तो वो क्या हो गया, सामाजिक बहिष्कार देखने को मिल रहा है। 2(1) ई में देखोगे तो पीड़ित के बारे में जानकारी मिलती है कि पीड़ित कौन होगा, पीड़ित कौन होगा, पीड़ित के बारे में परिभाषाएं बताई हुई हैं। तो जो SC ST वाले लोग होंगे उनको इसमें पीड़ित बताया हुआ है। ठीक है, तो 2(1) ई हो गया। इसके अलावा आप देखोगे 2(1) ईडी जिसमें साक्षी के बारे में जानकारी मिलती है, जो गवाह होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा 2(1) F आप देखोगे तो इसमें अपरिभाषिक शब्दों के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखना ऐसे कोई शब्द, कौन से, ऐसे कोई शब्द मैं आपको बता दूं कि भैया ऐसे कोई शब्द जो SC ST एक्ट में, जो SC ST एक्ट में डिफाइन ना हो, किसमें डिफाइन ना हो, SC ST एक्ट में डिफाइन ना हो, तो भैया ऐसे शब्दों के लिए आप किस चीज का यूज करोगे, तो आपको याद रखना है ऐसे शब्दों के लिए आप उनका अर्थ कहाँ पे खोजोगे, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय दंड संहिता 1860 और भारतीय साक्ष्य एक्ट 1872 में आपको इनके अर्थ खोजना पड़ेगा, जिनके शब्दों का अर्थ SC ST एक्ट में वर्णित नहीं किया गया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो मैं आपको ये धारा 1 और धारा 2 पूरी तरह से इनको पढ़ा चुका हूं, जिससे हमारा अध्याय 1 पूरी तरह से समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया भैया, अध्याय 1 हमारा समाप्त हो गया। अब हम स्टार्ट किसको करेंगे, अध्याय 2 को हम अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब अध्याय 2 में आप देखोगे तो अध्याय 2 में जो जानकारी हमें मिल रही है वो अत्याचार के अपराधों के बारे में जानकारी हमें मिल रही है। किसमें, अत्याचार के अपराध जो मिल रहे हैं वो अध्याय 2 में मिल रहे हैं, जिसमें धारा 3 से धारा 9 के बीच में, धारा 3 से धारा 9 के बीच में, धारा 3 से धारा 9 के बीच में इसमें धाराएं सम्मिलित हैं। तो याद रखना कि धारा 3 से धारा 9 के मध्य जो धाराएं किसमें आ रही हैं, धाराएं आ रही हैं अध्याय 2 में। 1 और 2 धारा किसमें आ रही थी, अध्याय 1 में आ रही थी। ठीक है, अब देखोगे आप कि धारा 3 में अत्याचार अपराधों के लिए दंड के बारे में बात कर रहा है। धारा 4 में कर्तव्य की अपेक्षा के लिए दंड कर की बात कर रहा है। धारा 5 में पश्चातवर्ती दोष के लिए दंड की बात कर रहा है, हम इनको आगे समझेंगे। धारा 6 में जो आपकी बात कर रहा है IPC के उपबंधों का लागू होने की बात कर रहा है। धारा 7 में कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति के संवरण की बात कर रहा है। धारा 8 में अपराधों के बारे में उपधारणाओं की बात कर रहा है और धारा 9 में शक्तियों का प्रदान करने की बात कर रहा है। कौन सा, SC ST एक्ट की भी धाराएं ये हमने 3 से 9 पढ़ी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टार्ट से कि धारा 3 में क्या मिलता है, धारा 4 में क्या मिलता है, हम इनको विस्तार से अब आगे पढ़ेंगे। अब देखोगे भैया धारा 3 आपको याद रखना है, धारा 3 आपको याद रखना है कि भैया अत्याचार अपराधों के लिए दंड की बात कर रहा है। किस चीज की बात कर रहा है कि कौन सी अत्याचार में, याद रखना कौन से अत्याचार में कितना दंड मिलेगा, ये इस चीज की बात कर रही है धारा 3। किस चीज की बात कर रही है, किस अत्याचार के लिए कितना दंड प्राप्त होगा। तो याद आपको रखना है कि भैया 29 अत्याचार बताए गए हैं धारा 3(1) में और धारा 3(2) में 7 अपराधों के बारे में, 7 अत्याचारों के बारे में बात कर रही है धारा 3(2). 2 हिसाब से बांटा हुआ है, एक अपराध 29 और एक अपराध 7। जो 7 अपराध होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन जो 29 अपराध होंगे क्या होंगे, जो 29 अपराध होंगे भिन्न भिन्न मतलब क्या, इनमें दंड भिन्न भिन्न होगा इस अपराध में। ने क्या पढ़ा भैया कि भैया 29 अपराध जो होंगे इनमें एक जैसे सजा होगी और जो 7 अपराध होंगे उनमें भिन्न भिन्न सजा, हर एक अपराध के लिए अलग अलग सजा होगी। अब ये 29 अपराध होंगे, अब याद रखना है आपको कि इनमें कम से कम 6 माह की सजा और मैक्सिमम 5 साल की सजा प्लस जुर्माना की बात, ये 3(1) धारा 3(1) और इन 29 अपराधों की बात हो रही है। तो अब हम पढ़ेंगे कि भैया जो धारा 3(1) है वो 29 अपराधों के लिए जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, नॉन SC ST पे ही लागू होगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे, आपको ये चीज याद रखना है कि ये धाराएं हैं ना, अगर आप याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, आप नहीं रखोगे याद चलेगा, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि भैया आपको ये जरूर याद रखना है कि जो
नाम है, मतलब जो अपराध, इन चीजों के बारे में जानकारी मिल रही है, ये हमें इनके लिए कितनी सजा की बात कर रहा है, इनके लिए कितनी सजा की बात कर रहा है। तो 29 अपराधों के नाम तो जरूर याद रखना है कौन कौन से अपराध हैं, लेकिन ये धाराएं अगर याद नहीं रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 29 अपराधों को पढ़ना कि कौन कौन से अपराध इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें कम से कम 6 माह की सजा है और मैक्सिमम कम से कम कितने 6 माह की सजा है और मैक्सिमम 5 साल की सजा की बात कर रहा है। कौन कौन सा अपराध, चलो पढ़ते हैं स्टार्ट से हम। तो जो पहला अपराध है जो धारा 3(1)(a) में बात कर रहा है वो है अखाद्य खिलाना या पिलाना। मतलब समझ रहे हो, कोई भी ऐसा खाने योग्य चीज नहीं है, अगर हम किसी SC ST वाले व्यक्ति को खिला देते हैं तो हम, और फिर वो जाके आपको, आपके ऊपर केस कर देता है, आपको किस चीज, भैया कितनी सजा मिलेगी, मिनिमम 6 माह की मिनिमम और 5 साल की मैक्सिमम सजा की बात कर रहा है ये, और जुर्माना अलग। देख रहे हो, अपन ऐसी कोई चीज खिला दें जो नहीं खिलाना चाहिए थी, जो उनके लिए उपयोगी नहीं थी, तो हम अगर ऐसी चीज कर देते हैं तो हमें सजा प्राप्त होगी। नेक्स्ट आप देखोगे 3(1)(b) में बोलोगे कि परिसर में कचरा आदि फैलाना। जहां SC ST वाले व्यक्ति रहते हैं, जो समूह रहता है, जो उनका एरिया होता है, उसमें आप कचरा नहीं फैला सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो क्या होगा, आपको 6 माह की सजा और 5 साल की मैक्सिमम सजा प्राप्त होगी। मिनिमम 6 माह और मैक्सिमम 5 साल और प्लस जुर्माना की बात ये भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 3(1)(c) की बात कर रहा है कि भैया किसी भी SC ST को अगर कोई भी आप चोट पहुंचाने या उनका अपमान करने के इरादे से आसपास वाले इलाके में आप कचरा फेंकते हो, तो आपको मिनिमम 6 माह और मैक्सिमम 5 साल की सजा का प्रावधान इसमें भी किया गया है, और उसके साथ साथ जुर्माना की बात भी करते हैं। नेक्स्ट देखोगे 3(1)(d). अब यहां से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, आपके क्वेश्चन यहीं से ऐसे बनेंगे कि भैया मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि किसी SC ST वाले व्यक्ति को अगर हम कोई अखाद्य पिला दें या खिला दें तो उनको कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर हम किसी SC ST वाला जहां रह रहा है उस परिसर में अगर हम कचरा फैला दें तो आपको कितने वर्ष का सजा का प्रावधान कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 3(1)(d) आप देखोगे तो भैया जूतों की माला पहनाना, नग्न या अर्धनग्न अवस्था में घुमाना। अगर आप ऐसा करते हुए SC ST वाले व्यक्ति के साथ ऐसा करते हो और वो आपके ऊपर केस कर देता है तो आपको मिनिमम 6 माह और मैक्सिमम 5 साल के लिए सजा की बात कर रहे हैं ये। अब वो डिपेंड करेगा कि भैया आपको कोर्ट कितनी सजा देता है। मिनिमम तो 6 माह है और मैक्सिमम 5 साल है। ठीक है, और जुर्माना अलग है। 3(1)(e) आप देखोगे तो भैया बलपूर्वक कपड़े उतारवाना, मुंडन करना, मूछ हटवाना, चेहरा पोतना। अगर किसी SC ST के साथ ऐसा करते हो तो आपको कितनी सजा मिलेगी। अब ये जो 29 अपराध हैं सबकी सेम सजा होगी, 6 माह और 5 वर्ष। अब मैं इनको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। 3(1) में जितने भी अपराध होंगे उनके लिए सेम सजा देखने को मिलेगी हमें। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 3(1)(f) जो कि अति महत्वपूर्ण धारा है। 3(1)(f) जो कि अति महत्वपूर्ण धारा है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। 3(1)(f) जो कि एक अति महत्वपूर्ण धारा है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब इसमें 3(1)(f) क्या बोल रही है आपसे, सदोष रूप से भूमि पर कब्जा करना। मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है, इसमें सदोष का अर्थ समझाया हुआ है, सदोष के अर्थ को बताया कि सदोष होता क्या है। और इसमें क्या है कि अगर आप किसी SC ST के भूमि पर आप कब्जा कर लेते हो, तो आपको कितने साल की सजा होगी, इसके बारे में इसमें हमें जानकारी मिलती है। तो आप देखोगे भैया सदोष क्या होता है। सदोष याद रखना कि व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, अगर कोई व्यक्ति है उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति जो कि नॉन SC ST है उस SC ST के इच्छा के विरुद्ध उसकी इच्छा के विरुद्ध भूमि में कब्जा कर लेता है तो वो सदोष रूप से भूमि पर कब्जा करना होगा। तो आपको याद रखना है कि व्यक्ति की सहमति के विरुद्ध, व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, व्यक्ति को धमकी देकर और भूमि का अभिलेख बनवाकर, मान लो अभिलेख बनवाकर का मतलब क्या है भैया, अभिलेख बनवाकर ये है कि भैया हम झूठे कागजात तैयार करवा लें, झूठी रजिस्ट्री तैयार करवा लें और अपने नाम पे SC ST की जमीन करवा लें। ऐसे में आपको सजा प्राप्त होगी कितनी भैया, 6 माह मिनिमम और 5 वर्ष मैक्सिमम की सजा प्लस जुर्माना की आपको सजा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है 3(1)(g). 3(1)(g) में आप देखोगे तो सदोष रूप से फसल नष्ट करना। क्या भैया, सदोष रूप से फसल नष्ट करना मतलब व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसकी फसल हमने नष्ट कर दी या उसको धमकी देकर उसकी फसल नष्ट करवा दी, वही वाला मतलब है कि सदोष रूप से फसल को नष्ट करना, इसका मतलब देखने को मिल रहा है।
नेक्स्ट है भैया 31H। 31H जो है, जो बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी की बात कर रहा है, बेगार की बात कर रहा है। याद रखना 31B में क्या बात कर रहा है, 31H में क्या बात कर रहा है, बंधुआ या बलात् श्रम या बेगार मजदूरी की बात कर रहा है। लेकिन इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि ऐसे में अगर कोई सिविल काम हो, कोई हमारे राष्ट्रीय महत्व का काम हो, उसमें हम ये चीज करवा सकते हैं, उसमें ये चीज करवा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। 31I में देखोगे तो मानव व पशु शवों की अंत्येष्टि हेतु विवश करना, मतलब आपसे बोल रहा है कि मानव व पशु शवों की अंत्येष्टि हेतु विवश करना, मतलब आपसे इस धारा में ये बोल रहा है कि मान लो कोई पशु है या मानव है, उसकी अंत्येष्टि करना है, उसके लिए आप SC/ST को विवश नहीं कर सकते, SC/ST वाले व्यक्ति को विवश नहीं कर सकते, ये धारा आपको ये बोल रही है। ठीक है। 31J में आप देखोगे तो हाथ से सफाई करने हेतु विवश करना, जैसे हमने महिला सफाई कर्मी ऊपर पढ़ी थी, आपको ये दिखा दूं मैं, महिला सफाई कर्मी कहाँ गए, हाँ ये महिला सफाई कर्मी कहीं पढ़ा था ना हमने, हाँ ये हाथ से उठाने वाले महिला 2-1 BF में पढ़ा था। इसके लिए एक अधिनियम है, इसके द्वारा उनको नियोजन या उनका पुनर्वास या प्रतिषेध की बात कर रहा है। उसी तरह ये धारा भी आपको यही जानकारी दे रही है कि भैया हाथ से सफाई करने हेतु अगर आप विवश करते हो तो आपको 6 माह और 5 साल की सजा प्राप्त होगी। 6 माह और 5 साल की सजा प्राप्त होगी। 6 माह और 5 साल नहीं, अधिकतम 5 साल की, मिनिमम 6 माह और अधिकतम 5 साल की सजा प्राप्त होगी। इसके साथ साथ में आपको जुर्माना की भी बात कर रहा है। धारा 3(1) के भी क्या बात कर रहा है, देवदासी की बात कर रहा है, जो कि 2015 के अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है। देवदासी प्रथा मतलब क्या होता था कि अपनी घर की पुत्रियों को मंदिरों में छोड़ दिया जाता था, वो मंदिरों में अपना पूरा जीवन व्यतीत करती थी, उसकी बात कर रहा है। अगर ऐसा कुछ करते हो आप तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है 31L। 31L में मजबूर करना, किसी SC/ST को मजबूर करना, किस किस चीज के लिए मजबूर करना, मतदान के लिए, नामांकन पत्र के लिए, समर्थन ना करना, मतलब किसी भी चीज का समर्थन नहीं करना। अगर मान लो, जैसे मान लो मैं आपको बता दूं मजबूर कैसे, मान लो हमने बोला कि SC/ST की सीट हमारे यहाँ SC/ST की सीट आरक्षित है, तो अगर हमने बोला कि भैया आपको यहाँ से नामांकन आप नहीं करोगे, किसी व्यक्ति को हम मजबूर कर रहे हैं, तो भैया इस चीज के लिए आपको केस किया जा सकता है। आप बोलोगे इस व्यक्ति को ही मतदान देना है, उस चीज के लिए भी कर रहा है, और आप ऐसी जगह पे SC/ST का समर्थन नहीं करते, तो इस चीज के लिए भी आपको अगर आप मजबूर करते हो इस चीज के लिए, तो आपको सजा का प्रावधान किया गया है। 31M में आप देखोगे तो पंचायत या नगर पालिका के सदस्य अध्यक्ष को मजबूर करना, जो पंचायत व नगर पालिका के अध्यक्ष होते हैं उनको मजबूर अगर आप कर रहे हैं, तो पंचायत और नगर पालिका के जो सदस्य अध्यक्ष हैं उनको आप मजबूर नहीं कर सकते, अगर वो कोई SC/ST का व्यक्ति है तो। ठीक है। 31N में आप देखोगे मतदान के बाद की बात करता है, इसके पहले मजबूर करना हम देख रहे थे मतदान के पहले, अब मतदान के बाद में क्या बोल रहा है, आप किसी भी प्रकार का हमला नहीं कर सकते, उनका सामाजिक बहिष्कार नहीं कर सकते, उनका आर्थिक बहिष्कार नहीं कर सकते हैं किसी भी SC/ST वाले व्यक्ति का, ये बोल रहा है 31N में। ठीक है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ 29 अपराध जो आपसे बात कर रहा हूँ, इन सबके लिए मिनिमम 6 माह और मैक्सिमम 5 साल की सजा है, तो आपको इनके नाम जरूर याद रखना है, एक बार रीड करके जरूर जाना है कि किस अपराध के लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट 31O। 31O जो है ये मतदान की बात कर रहा है, ये गलती से मेरे नीचे लग गया है, ये मतदान की बात कर रहा है, और 31P जो बात कर रहा है वो झूठा मुकदमा दायर करने की बात कर रहा है। अगर मान लो किसी SC/ST वाले व्यक्ति के खिलाफ आपने झूठा मुकदमा दायर कर दिया, तो उसमें आपके खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 31Q। 31Q जो है लोक सेवक को झूठी सूचना देकर केस कराना, मतलब कोई भी लोक सेवक है, वो आप अगर कोई झूठी सूचना देते हो, झूठी सूचना उसको जाके दे दिया कि भैया यहाँ पे SC/ST वाले तो शराब बना रहे हैं या SC/ST वाले का किसी का वध कर रहे हैं, तो इस चीज में आप अगर झूठी सूचना आपने दे दी तो उन पे आपको केस दर्ज आपके ऊपर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखोगे 31R की बात कर रहा है, जिसमें अपमान करने की बात की जा रही है। अगर आप किसी भी SC/ST का अपमान करते हैं पब्लिकली, तो आपको उस चीज के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। R के बाद आप S देखोगे, 31S जो है वो जाति के नाम से गाली देना, मतलब आप किसी भी SC/ST वाले व्यक्ति को जाति के नाम पे अगर आप गाली दे देते हो तो आपको सजा का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। 31T में आप देखोगे तो धार्मिक भावनाएं आहत करना, क्या है, धार्मिक भावनाएं आहत करना, मतलब समझ रहे हो इसमें, जैसे मान लीजिए जो गौड़ या जो बैगा जनजाति होती है वो बूढ़ा देव को पूजते हैं, अगर आप बोले कि अरे ये बूढ़ा देव तो भगवान नहीं है, उनकी धार्मिक मान्यताओं को आप आहत पहुंचाते हैं, ठीक है ना,
तो जैसे हमने क्या बोला कि भैया जैसे कोई बूढ़ा देव हैं या कोई भी उनके देवता हैं, उनका आप अगर अपमान करते हैं जिससे उनकी भावनाओं को आहत पहुंचता है तो उसके लिए भी आपको सजा प्राप्त होगी। इसके अलावा 3(1)(u) की बात जो हो रही है वो लिखित या मौखिक अपमान अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको सजा का प्रावधान किया गया है। 3(1)(b) में आप देखोगे तो सम्मानित दिवंगत व्यक्ति का अपमान। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बताऊं गौड़ जी हैं, जैसे गौड़ जनजाति होती है, वो बैगा को अपना पुरोहित मानते हैं, आपको पता होगा वो बैगा को अपना पुरोहित मानते हैं, तो उनके लिए बैगा सम्मानित हो गए। अब जो बैगा सम्मानित है, अगर आप गौड़ों के सामने इन बैगाओं का अपमान कर देते हो तो आप उस चीज के लिए उल्लंघन कर रहे हो धारा 1(b) का। आप उनके किसी भी किसका सम्मानित व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकते, जिसके कारण आपको अगर ऐसा आप करते हुए पाए जाते हैं तो आपको 6 माह मिनिमम और 5 साल की अधिकतम सजा प्राप्त होगी और साथ में आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। 3(1)(w) आप देखोगे तो स्त्री अपमान या यौन उत्पीड़न करने के वाले को इससे के खिलाफ आपको सजा प्राप्त होगी। 3(1)(x) देखोगे तो उपयोगी जल स्रोतों को प्रदूषित करना। मान लीजिए कोई SC ST वाला क्षेत्र है, SC ST वाला क्षेत्र है, वहां पे कोई झील है या तालाब है, और अगर आप उस चीज को प्रदूषित करते हैं या उस चीज को नष्ट करते हैं तो आपको इसके खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया है। कितना भैया, कितनी सजा? मिनिमम 6 माह और मैक्सिमम 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट है 3(1)(y). 3(1)(y) जो है मार्ग से गुजरने से रोकना। अगर किसी ST SC वाले व्यक्ति को, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वाले व्यक्ति को आप उसके मार्ग से गुजरने के लिए रोक रहे हो छुआछूत के कारण, तो उसके खिलाफ आप पे कानूनी कार्यवाही की बात कर रहा है। मिनिमम 6 माह और मैक्सिमम 5 साल की सजा का प्रावधान इस चीज के लिए किया गया है। नेक्स्ट है 3(1)(z), घर या जमीन छोड़ने पर मजबूर करना। 3(1)(z) में घर व जमीन छोड़ने पर मजबूर अगर आप कर रहे हो तो ऐसी चीजें आपको सजा का प्रावधान है। और 3(1)(za) जो है वो सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग की बात कर रहा है कि भैया जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ आपको, सार्वजनिक स्थान मतलब जैसे मान लो कोई भी SC ST वाले व्यक्ति हैं, उनकी कोई बारात निकल रही है या विवाह यात्रा निकल रही है, तो घोड़े पे बैठ के जाएगा दूल्हा कि नहीं जाएगा, इन चीजों के लिए आप उनको परेशान नहीं कर सकते हैं, उनके धार्मिक कार्यक्रम को परेशान नहीं कर सकते हैं, प्रवेश को नहीं रोक सकते हैं, उनकी सुविधाओं को बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग में ये चीजें आपको देखना है ZA में। 3(1)(ZB) में देखना तो जादू टोना करना, डायन होने का आरोप लगाना। अगर आप ऐसे करते हुए पाए जाते हो, ये सब चीजें 2015 में ऐड हुई है, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा क्या क्या चीजें ऐड हुई 2015 में इस एक्ट में। तो जादू टोना करना या डायन होने का आरोप लगाना, ऐसे अगर आप आरोप लगाते हो तो आपको 6 महीने मिनिमम और 5 साल मैक्सिमम की सजा की बात कर रहा है। नेक्स्ट आप देखोगे 3(1)(ZC). 3(1)(ZC) जो है किसी व्यक्ति, कुटुंब, समूह का बहिष्कार की धमकी देना। मतलब आपसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि धमकी देना कि हम आपका बहिष्कार कर देंगे। इसके लिए भी आपको, अब ये जो पूरे 29 के 29 अपराध हैं उनके लिए कम से कम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष की सजा की बात कर रहा है, और प्लस साथ में जुर्माना की भी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, डन। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, धारा 3(2) में जैसा कि हमने बताया कि धारा 3(2) में 7 प्रकार के प्रावधान हैं, 7 प्रकार के अत्याचारों की या अपराधों की बात करते हैं। हमें ये चीज याद रखना है। अब जैसे हम इसमें पढ़ेंगे कि भैया धारा 3(2) जो है इसमें 7 प्रकार के दंड की बात कर रहे हैं। जो मैक्सिमम इसमें दंड होगा वो कौन सा दंड होगा? मृत्यु दंड। अब आपसे पूछेगा कि कौन सी धारा में SC ST एक्ट के कौन सी धारा में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है? तो धारा 3(2)(1) जो है, अब इसमें धारा 3(2)(1) में क्या दिया हुआ है कि मिथ्या साक्ष्य देना, मतलब कोई गलत बयान दे देना या गलत गवाही देना। अगर मान लो कोई गलत गवाही, मान लो जैसे कोई, मान लो मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं कि एग्जांपल ले लो आप, कि मान लो कोई SC ST का व्यक्ति है और SC ST के व्यक्ति को सजा होनी है, और किसी नॉन SC ST ने गलत गवाही दे दी। अब होगा क्या कि मान लो इस गलत गवाही के कारण इस SC ST के व्यक्ति को मृत्यु दंड हो गया, और बाद में किसी कारणवश ये चीज पता चल गई कि इसकी गवाही गलत है, तो जो ये जिसने गलत गवाही दी थी उसको मृत्यु दंड की सजा हो जाएगी, या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना की सजा देखने को मिलेगी। दो में से एक चीज, या फिर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना की बात ये करता है 3(2)(1). नेक्स्ट है 3(2)(2), ये भी मिथ्या साक्ष्य देने वाली बात कर रहा है, गलत गवाही वाली बात कर रहा है।
इसमें क्या होगा कि अगर मान लो किसी SC ST व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा होती है, 7 वर्ष की सजा होती है, तो जो नॉन SC ST होगा उसको मिनिमम 6 माह की और 7 वर्ष से अधिक प्लस जुर्माना की सजा का प्रावधान किया गया है। याद रखना, 6 माह या 7 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान प्लस जुर्माना। नेक्स्ट है 323, अगर मान लो अग्नि विस्फोटक पदार्थ के द्वारा संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, किसकी संपत्ति को, कोई SC ST वाले व्यक्ति की संपत्ति को हानि पहुंचाई जाती है, तो उसको भी मिनिमम 6 माह और 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है और प्लस जुर्माना। 324 आप देखो तो 324 में अग्नि विस्फोटक पदार्थों की मदद से भवन पूजा स्थान या मानव निवास को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आजीवन कारावास प्लस जुर्माना का प्रावधान किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मान लो अग्नि विस्फोटक पदार्थों से उनके भवन पूजा या मानव निवास जहाँ पे करते हैं उनको अगर नष्ट कर दिया जाता है तो कितनी सजा मिलेगी, तो भैया आजीवन कारावास प्लस जुर्माना की सजा मिलेगी। 325 में आप देखो तो 325 में आपसे ये बात कर रहा है कि मान लो जो IPC है, भारतीय दंड संहिता है 1860, उसके अधीन मान लो किसी अपराध के लिए 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास प्लस जुर्माना की बात कर रहा है। मान लो एग्जाम्पल लूं, मान लो IPC की धारा जो 45 है, इसके तहत किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा होती है। लेकिन अब उसको 10 साल की सजा तो हुई, 10 साल की सजा हुई, लेकिन अगर वही व्यक्ति SC ST के लिए कोई ऐसा अपराध कर देता है, SC ST के लिए इस धारा के तहत कोई अपराध करता है, तो उसको 10 वर्ष की सजा नहीं होगी, उसको आजीवन कारावास होगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 326 साक्षी को गायब करना मतलब जो गवाह है उसको ही हमने गायब कर दिया, इसके लिए भी आपको सजा का प्रावधान किया गया है। कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कितनी आपको इस चीज के लिए सजा दी जाएगी। 327 आपसे क्या बोलता है, जो कि अंतिम अपराध है, लोक सेवक अगर कोई अपराध करता है, लोक सेवक मान लो कोई लोक सेवक है, मान लो आप इंस्पेक्टर ले लो, कोई इंस्पेक्टर हो या SI हो आप, तो अगर आप क्या करोगे, अगर आप कोई ऐसा अपराध कर दो SC ST के लिए, मतलब मान लो उनको गलत केस डाल दो या ये सब चीजें कर दो, तो उसके लिए आपको मिनिमम 1 वर्ष कारावास प्लस 1 वर्ष का कारावास तो होगा ही होगा, और जो भी उपबंधों के अनुसार आपको व्यवस्था की जाएगी उसकी जुर्माने वगैरह की, वो आपको ये चीजें करनी होगी। तो ये 327 आपका समाप्त हो गया। तो आपकी धारा 3 पूरी समाप्त हो गई। अब धारा 3 के बाद हम जाएंगे धारा 4 में। कहाँ आएंगे, धारा 4 में। अब धारा 4 क्या आपसे बोलती है कि कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड, कर्तव्य है, मान लो किसी लोक सेवक का कर्तव्य है कि भैया आपको क्या करना है, सामाजिक रूप से समानता लाना है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं करता है लोक सेवक, तो उसके लिए उसको दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये चीज धारा 4 बोलती है आपसे। धारा 4.1 क्या है, धारा 4.1 है कि लोक सेवक द्वारा जानबूझकर कर्तव्य की अपेक्षा या उपेक्षा करना। अगर मान लो कोई नॉन SC ST, याद रखना हमेशा नॉन SC ST पर ही लागू होगा, तो याद रखना यदि कोई लोक सेवक जानबूझकर कर्तव्य की उपेक्षा करे, तो उसके लिए कम से कम 6 माह और अधिकतम 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, धारा 4 आपकी हो गई, धारा 4.1 हो गई आपकी। धारा 4.2 आप देखोगे तो सूचनाकर्ता को सूचना पढ़कर सुनाना और हस्ताक्षर लेना। मान लो कोई व्यक्ति आया, उसने FIR लिखवाया, तो सबसे पहली चीज तो जब उसने FIR लिखवाया तो उसको पहली चीजों को पढ़ के सुनाओ, मतलब जो सूचना करता होगा उसके आप पढ़कर सुनाओ, फिर बाद में उसके हस्ताक्षर लो। ये 4.2 आपसे बोलती है। ठीक है, याद रखना FIR दर्ज करना, सूचनाकर्ता को निःशुल्क प्रति प्रदान करना, मतलब जो आपने लिखा है उसकी निःशुल्क प्रति दो। 60 दिन की अवधि के भीतर न्यायालय में चार्जशीट उपलब्ध करवाना। समझ, कितने दिन में, 60 दिन में आपको चार्जशीट न्यायालय में उपलब्ध करवाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4.3, धारा 4.3 क्या बोलती है कि ऐसे कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर केवल संज्ञान विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये बोलता है, 4.3 ये बोलती है कि मान लो कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहा है, तो इसमें कौन संज्ञान लेगा, तो विशेष न्यायालय या अनन्य न्यायालय, विशेष न्यायालय या अनन्य न्यायालय इस पे क्या करेगा, इस पे संज्ञान लेगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी बोल रही है धारा 4.3। ठीक है, नेक्स्ट धारा है हमारी धारा 5। धारा 5 याद रखना, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि हेतु बाधित दंड। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसको पहले क्या हुआ, उसने पहले आर्थिक बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया भैया, उसने पहले आर्थिक बहिष्कार कर दिया, जिसके लिए उसको क्या हुआ, जिसके लिए उसको 6 माह
या 6 माह या अधिकतम 5 साल, 6 माह मिनिमम और अधिकतम 5 साल की सजा प्राप्त हो सकती है। मान लो उसको 6 माह की सजा मिली इसमें आर्थिक बहिष्कार के लिए, लेकिन उसकी जैसे 6 माह की सजा समाप्त हुई वो बाहर निकल के आया और लेकिन फिर से उसने कोई और दूसरा दंड कर दिया, जैसे मान लो उसने फिर आके सामाजिक बहिष्कार कर दिया, मतलब पुनः दंड कर दिया, तो इसके लिए उसको फिर से 6 माह की सजा नहीं मिलेगी, उसको मिनिमम मिनिमम कितनी 1 साल की सजा मिलेगी, मिनिमम 1 साल का कारावास होगा अगर वो दोबारा कोई भी ऐसा अपराध करता है तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट है धारा 6। धारा 6 जो है वो बोलता है भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना। तो भैया ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको सिर्फ रीड कर लो कि भैया दंड संहिता में कतिपय उपबंधों का लागू होना, मतलब आईपीसी के कुछ उपबंध हैं जो इसमें आईएससी एसटी एक्ट में लागू होंगे। धारा 7 देखोगे तो कतिपय व्यक्तियों की संबंधी का संपहरण क्या है, कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संपहरण। अब धारा 7 के अंडर में 2 धाराएं आती हैं, 7(1) और 7(2). 7(1) में याद रखना कि संपत्ति के संपहरण का आदेश दे सकता है कौन, विशेष न्यायालय। कौन देगा, विशेष न्यायालय संपत्ति का संपहरण का आदेश देगा। और दूसरा 7(2) बोलता है कि विशेष न्यायालय कुर्क का आदेश देगा, भैया आप उनकी संपत्ति को कुर्क कर लो, ठीक है। तो याद रखना संपत्ति के संपहरण और संपत्ति को कुर्क की बात कर रहे हैं किसमें, धारा 7 में, ठीक है। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट देखोगे आप धारा 8। धारा 8 बोल रही है अपराधों के बारे में उपधारणा। अब से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी धारा में अपराधों के बारे में उपधारणा के बारे में बात हो रही है, धारा 8 में। धारा 9 में शक्तियों का प्रदान किया जाना। शक्तियों का प्रदान किया जाना मतलब क्या है कि भैया शक्तियों, धारा 9 जो है ना, धारा 9 याद रखना, इसमें पूरी शक्तियां नहीं दी जाती, राज्य सरकार को कुछ विशेष मामलों में कुछ शक्तियां प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकार किसी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा किसी अधिकारी को कुछ शक्तियां प्रदान की जाती हैं, वो धारा 9 में है कि भैया शक्तियों को प्रदान किया जाना। धारा 9 आपसे बोलती है शक्तियों का प्रदान किया जाना, ठीक है डन। अब हम स्टार्ट करेंगे अध्याय, कौन सा अध्याय स्टार्ट करेंगे अब, अध्याय 3। अध्याय 3, ठीक है। कहाँ पे थे, अध्याय 3 में, ठीक है। कहाँ पे थे हम, अध्याय 3 में। अब अध्याय 3 क्या बात करता है, निष्कासन की बात करता है। किस चीज की बात करता है, निष्कासन की बात करता है, जिसमें धारा 10 से 13 के बीच में धाराओं का वर्णन किया गया है। 10 से 13 के बीच में धाराओं का वर्णन किया गया है। अब धारा 10 क्या बोलती है, 10 ये बोलती है कि भैया ऐसे व्यक्तियों को, क्या किनको, ऐसे व्यक्तियों को आप हटा दो, ऐसे व्यक्तियों को आप हटा दो जिनका भविष्य में अपराध की जाने की संभावना है, जो भविष्य में अपराध कर सकते हैं, उन व्यक्तियों को हम धारा 10 के अनुसार हटा दें। ये कौन बोल रहा है, धारा 10 बोलता है कि ऐसे व्यक्तियों को हटाया जाना जिनके द्वारा अपराध की जाने की संभावना है, ठीक है। 10(1) के अंदर यही चीज है। 10 के अंदर में एक 10(1) नाम की उपधारा है, इसमें बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 244 और एससी एसटी एक्ट की धारा 21 की उपधारा 2 के अधीन पहचाने गए किसी अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति के अपराध करने की संभावना है तो विशेष न्यायालय मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए निष्कासित कर सकता है। अब ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब सरल भाषा में आप देखो कि भैया मान लो सुप्रीम कोर्ट नहीं, विशेष न्यायालय या अनन्य न्यायालय क्या कर रहा है कि मान लो किसी व्यक्ति की आर्टिकल 244 या SC ST एक्ट की धारा 21 के तहत कोई भी अपराध की जाने, अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र में अपराध करने की संभावना है तो उसको 3 वर्ष के लिए निष्कासित कर सकते हो आप अपने बाहर। अब क्या बोल रही धारा, ये 10(1) ने तो ये बोल दिया, लेकिन 10 के बाद जो 11 धारा आती है, 11वें नंबर की धारा आती है, तो इसमें याद रखना कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, अब उसने मान लो इस बात को नहीं माना और उसने अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा, हटने में या हटाने में आप असफल हो गए। इसके अलावा हटने के पश्चात अगर मान लो हटा दिया, वो चला गया, हटाने के बाद उसकी प्रवेश की प्रक्रिया कैसी होगी, तो 2 चीजें बोल रही है धारा 11। धारा 11 में इसकी जो प्रक्रिया होगी वो विशेष न्यायालय डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी, विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय ये बोलती है कि भैया गिरफ्तारी का आदेश दे दो अगर वो हटता नहीं है वहां से तो, या फिर पुलिस द्वारा उसको हटवा दो। लेकिन अगर उसको वापस आना है, उसकी पूरी सजा हो गई है 6 महीने या 1 साल की, तो उसको अस्थायी प्रवेश हेतु पत्र प्रदान किया जाएगा कि भैया आप हमारे यहाँ प्रवेश कर लो, ये आपकी धारा 11 बोलती है, ठीक है डन। नेक्स्ट देखोगे धारा 12। कौन सी देखोगे, धारा 12। धारा 12 में आपसे ये बोला गया है कि भैया याद रखना, ये जो धारा 10 है व्यक्तियों के जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया है माप और फोटो आदि लेना, मतलब आपसे सिर्फ धारा 12 बोल रही है कि माप और फोटो आदि लेना किस लिए, धारा 10 के लिए,
ठीक है, धारा 10 के लिए। अब आते हैं धारा 13 में। धारा 13 आपसे बोल रही है कि धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए शक्ति, मतलब आपसे बोल रही है वो कि भैया जो धारा 10 है उसके अधीन अगर आप आदेश का अनुपालन नहीं करते या आपकी सस्ती, मतलब आदेश सस्ती है, शक्ति नहीं है, सस्ती है, ये सस्ती लिखते ना, सस्ती है, आदेश के अनुपालन की सस्ती, अगर ऐसा आप उल्लंघन करते हो धारा 10 का तो आपको 1 साल की सजा प्लस जुर्माना आपको देना होगा। तो ये आपकी धारा 13 आपसे बोलती है 4 चीजें कि भैया 10, एक पहला हो गया कि भैया अगर आप अपराध करने की संभावना में हो तो आपको 3 वर्ष के लिए आपको कौन विशेष न्यायालय बाहर कर सकता है। धारा 11 आपसे बोलती है कि भैया आपको कैसे, अगर आप नहीं हटते तो उसके लिए आपको कैसे हटाना है और आपको दोबारा प्रवेश कैसे देना है, ये धारा 11 बोलती है। धारा 12 आपसे बोलती है फोटो या वहां पर लेना, और धारा 13 बोलती है कि आपको अनुपालन करने की सख्ती, अगर आप उल्लंघन करोगे तो 1 साल की सजा आपको दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन अध्याय 4 में। कहाँ आ गए? अध्याय 4 में, जिसमें विशेष न्यायालय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विशेष न्यायालय की बात हो रही है। किसमें? अध्याय 4 में विशेष न्यायालय की बात हो रही है। तो हमें ये याद रखना है कि धारा 14, 15 इसमें सम्मिलित हैं। धारा 14 में विशेष न्यायालय और अन्य विशेष न्यायालय के बारे में जानकारी है। धारा 14A में अपीलों के बारे में जानकारी है, और धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक की बात हो रही है। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं, वकील होते हैं, उनके बारे में धारा 15 में बात हो रही है। और धारा 14 में भैया विशेष न्यायालय और अनन्य न्यायालय, विदेश न्यायालय हैं, उनके लिए विशेष न्यायालय, सॉरी विदेश नहीं, विशेष न्यायालय हैं, उनकी संरचना कैसी होगी, उनकी स्थापना कैसी होगी, उसके बारे में जानकारी मिल रही है धारा 14 से। धारा 14 आप देखोगे तो विशेष न्यायालय और अनन्य न्यायालय की स्थापना से रिलेटेड है। 14(1) के तहत शीघ्रता प्रदान करने के लिए, मतलब कोई भी न्याय व्यवस्था में शीघ्रता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा, ये याद कर लो किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा HC हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, किसकी सहमति से? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से एक या अधिक जिलों के लिए अनन्य विशेष न्यायालय को स्थापना करना, सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय में बदलना। आप ये चीजें किसकी सहायता से कर सकते हो? मुख्य न्यायाधीश की सहमति से कर सकते हो, राज्य सरकार द्वारा। किसकी सहमति से? राज्य सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश की, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से कर सकते हो। और स्वतः संज्ञान की शक्ति कोर्ट को इसमें दी गई है कि भैया आप अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करो। कौन दे रहा है? राज्य सरकार दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम धारा 14(2). धारा 14(2) में याद रखना कि राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में न्यायालय स्थापित करना। इसका मुख्य जो धारा 14(2) है, इसमें भैया न्यायालय की संख्या स्थापित करना, बहुत सारी न्यायालय की संख्या में बढ़ोतरी करना। 2 माह में, 2 माह के अंदर इसमें निपटारा किया जाएगा। कितने माह के अंदर? 2 माह के अंदर निपटारा किया जाएगा। ठीक है, याद हमें रखना है। नेक्स्ट है 14(3). प्रतिदिन कार्यवाही, जो प्रतिदिन की कार्यवाहियां होती हैं वो 14(3) में वर्णित की गई होती हैं। ठीक है, डन, तैयार हैं आप लोग भैया? बढ़िया, एंडिंग पे जा रहे हैं हम लोग। धारा 23 टोटल हैं, एंडिंग पे ही हम बढ़ रहे हैं। बड़ी बड़ी धाराएं हम सब समाप्त कर चुके हैं, है ना। 14A पे आ गए हैं। अब हमारी मैक्स टू मैक्स 10 धाराएं, 8 धाराएं और हमारी बची हुई हैं, जो कि छोटी छोटी हैं। ठीक है, डन। अब देखोगे आप धारा 14A, धारा 14A जिसमें किसकी बात कर रहे हैं? ये किसकी बात कर रहे हैं? अपीलों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अपीलों की बात ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, डन। अपीलों में आप देखोगे यहाँ पे कि भैया, हाँ, अपीलों में आपसे बात कर रहे हैं कि भैया विशेष या अन्य विशेष न्यायालय के विरुद्ध आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। कहाँ? हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। अपील 90 से 180 दिन के भीतर करना होगा। मान लो मैं आपको बता रहा हूँ, SC या ST का कोई व्यक्ति है, उसको विशेष न्यायालय के खिलाफ विशेष न्यायालय के खिलाफ आपको अपील करना है। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में करते, लेकिन जब ये हाई कोर्ट में अपील करेगा ना, हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट होगा वो अपील को 90 से 180 दिन के बीच में आपको इसका निराकरण कर देगा। SC को 3 माह में निपटारा करना होता है, और अपील 90 से 180 दिनों के भीतर होना चाहिए। मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई SC ST का व्यक्ति हो तो उसको अपील कितने दिन में करना चाहिए? 90 से 180 दिनों में अपील करना चाहिए। और जो कोर्ट को टाइम दिया है वो 3 माह दिया कि आप 3 माह में इस अपील का निपटारा करो। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट धारा 15। धारा 15 विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक के बारे में बात कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा ये नियुक्त होते हैं। किसी अधिवक्ता को अगर कम से कम 7 वर्ष का अनुभव रख रहा है, कितने वर्ष का, 7 वर्ष का अनुभव रख रहा है, तो उसको आप राज्य सरकार किसी क्या कर रहा है, लोक अभियोजक वकील या अधिकारी बना सकता है। ठीक है, तो धारा 15 हो गई है। धारा 15 ए क्या बोल रही है, धारा अध्याय 4 ए में ये वर्णित है। अध्याय 4 ए में वर्णित है, जो कि 2005 में ऐड किया गया था। पीड़ित और 2005 नहीं 2015 में पीड़ित और साक्षी के अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है। 15 ए इसमें एक आर्टिकल है। 15 ए में क्या बोल रहा है, पीड़ित व साक्षी के अधिकारों के बारे में ये 15 ए नाम की एक धारा बोल रही है आपसे। ठीक है, डन। अब आते हैं हम इसके आज के लास्ट अध्याय में, जो कि हमारा लास्ट अध्याय है, अध्याय 5। कौन सा अध्याय, अध्याय 5 है। अध्याय 5 में अत्याचार के अपराधों के बारे में जानकारी मिलती है। अत्याचार के अपराधों के बारे में जानकारी मिलती है। धारा 16 से 23 तक, धारा 16 से 23 तक इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम अध्याय 5 को पढ़ेंगे। अध्याय 5 में आपको अपराधों जो अत्याचार के अपराध हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है, जो कि धारा से 16 से 23 के बीच में वर्णित है। अब जो धारा 16 बोलती है आपसे, जो आप याद रखना कि धारा 16 से जो 23 तक धाराएं हैं वो अति महत्वपूर्ण धाराएं हैं। धारा 16 जो आपसे बोलती है कि भैया राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अत्यारोपित करने की शक्ति, मतलब आपसे बोल रहा है कि जो सामूहिक जुर्माना है उसकी शक्ति राज्य सरकार को किस धारा के तहत दी गई है, तो धारा 16 के तहत ये आपको शक्ति दी गई है। अब ये चीज याद रखना कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10A के तहत ये चीजें आपको शक्ति प्रदान की गई हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखोगे धारा 17। धारा 17 में आप देखोगे विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही। विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही। अब जो निवारक कार्यवाही है, आपको याद रखना है कि कोई भी चीज घटित होने से पहले कार्यवाही कर देना, वो निवारक कार्यवाही कहलाती है। निवारक कार्यवाही करने में सक्षम कौन कौन होते हैं, वो होता है जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और डीएसपी रैंक के अधिकारी, जो उससे अधिक रैंक के अधिकारी हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त घोषित क्षेत्र घोषित करना, ये चार लोग ये चीज काम कर सकते हैं। याद रखना, सरकार इन चीजों के लिए विभिन्न योजनाओं का भी निर्माण कर सकती है। ये आपकी धारा 17 बोलती है, निवारक कार्यवाही के बारे में बात करती है। धारा 18 आप देखोगे यहाँ पे, तो भैया इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों की संहिता की धारा 438 का लागू ना होना। मतलब आपसे बोल रहा है कि भैया अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों की संहिता की धारा 438 का लागू ना होना। मतलब बोल रहे हो कि जो 438 धारा है ना, इसमें अग्रिम जमानत की बात है, और अग्रिम जमानत का लागू ना होना मतलब अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। ठीक है, अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी क्योंकि ये लागू नहीं होगी। ठीक है, ये लागू नहीं होगी। अब इस चीज को लेकर विवाद हो गया एससी सुप्रीम कोर्ट में, इस चीज को लेकर विवाद हो गया, जिसके कारण धारा 18 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अब क्या होता है, SC ST का संशोधन एक्ट आता है 2018 में, जिसके तहत धारा 18A एक और जोड़ी जाती है। धारा 18A जब जोड़ दी गई तो बिना प्रारंभिक जांच के FIR इसमें हो सकती है। कोई भी प्रारंभिक जांच नहीं हो तो उसके बाद भी आप FIR दर्ज कर सकते हो, और अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, इसमें भी ये बात कही गई है धारा 18A में। ठीक है, डन। 2018 में इसका संशोधन देखने को मिला था। नेक्स्ट देखोगे धारा 19 में आप देखोगे तो दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 की उपबंध और अपराधी परीक्षा एक्ट 1958 के उपबंध का लागू ना होना। मतलब कोई व्यक्ति है, दोषी व्यक्ति है, उसमें जो संहिता है CRPC है, उसकी धारा 360 का लागू ना होना। इसके अलावा आप बोलोगे कि भैया अपराधी परीक्षा एक्ट है उसका लागू ना होना। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी दोषी व्यक्ति में। धारा 20 देखोगे, अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही। मतलब अन्य विधियों पे, मान लो कोई एक ऐसा अधिनियम है जो SC ST के लिए बात कर रहा है, लेकिन उस पर ऊपर कौन लागू होगा, SC ST एक्ट के लिए लागू होगा। ठीक है, धारा 21 देखोगे, धारा 21 आप देखोगे, धारा 21 में क्या बात कर रहे हैं, ये धारा 21 में बात कर रहे हैं कि भैया अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य। मतलब जो अधिनियम का अच्छे से क्रियान्वयन करे उसके लिए सरकार के कुछ कर्तव्य डिसाइड किए गए हैं। राज्य सरकारें केंद्र के अलावा SC ST के कल्याण के लिए कानून बना सकती है। याद रखना, SC ST के लिए कानून कौन बना सकती है, राज्य सरकार भी केंद्र के अलावा इस चीज के लिए, कल्याण के लिए कानूनों का निर्माण कर सकती है। 21(4) में याद रखना, केंद्र सरकार प्रति वर्ष संसद के
समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। किसमें? 21/4 के तहत अपनी रिपोर्ट कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रही है। केंद्र सरकार किसको दे रही है? प्रस्तुत संसद को अपनी रिपोर्ट दे रही है। ये धारा 21 बोलती है, आपसे 21/4 बोलती है। धारा 22 में आते हैं, जो आज की सेकंड लास्ट धारा है, आज इस अधिनियम की सेकंड लास्ट धारा है, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। मान लो कोई ऐसा मुकदमा है, कोई ऐसा अभियोजन है, जो लोक सेवक है, वो अगर ऐसा कोई काम करता है जो वो पूरी तरह से सही है और उस चीज के लिए कानूनी कार्यवाही करता है, तो उसके लिए उसको संरक्षण प्रदान किया गया है कि भैया उस पर SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा, SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। ये धारा 22 ही आपसे ये बोलता है। आज की अंतिम धारा जो कि धारा 23 है, इस अधिनियम की अंतिम धारा है। हमने पूरा अधिनियम यहाँ पे समाप्त कर लेंगे। तो धारा 23 देखोगे तो नियम बनाने की शक्ति के बारे में बात करता है। जो कौन करता है? केंद्र सरकार शक्तियां बनाता है। कौन करता है? केंद्र सरकार। बनाया गया नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 30 दिन की अवधि में रखा जाएगा। कितने दिन भैया? 30 दिन। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कितने दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा? 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। शक्तियां कौन बनाएगा? नियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। तो ये आपका पूरा एक्ट, SC/ST एक्ट, जो कि बहुत बड़ा एक एक्ट है, हमने आज लगभग 1 घंटे की क्लास में इसको समाप्त कर लिया है। पूरा हमारा SC/ST एक्ट समाप्त हो गया है। ठीक है ना भैया? तो आप लोगों की डिमांड के कारण मैंने ये क्लास बनाई। आगे के बताइएगा कि आप लोग ये क्लास कैसी लगी। भैया जो कोई हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है, वो इस चीज़ को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे PDFs मिलेंगी आपको पहली चीज़, और वहीं पे आपको लगातार क्लासेस की जानकारी प्राप्त होगी। और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया वो चैनल हमारा सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। आप लोग, मेरे को पता है कि आप लोग मेरी क्लासेस को बहुत पसंद कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको धन्यवाद। थोड़ी देर बाद